एवरीबॉडी। तो आप लोग सभी जानते हो कि आप लोगों के यूपीएसआई के लिए जो क्लास है वो शुरू हो चुकी है। इससे पहले जो मेरी फर्स्ट डेमो आई थी उसमें मैंने आप लोगों को जो पॉलिटी है आप लोगों की भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था उसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताया था। संविधान को पढ़ने से पहले एक बार आप लोगों को उसके हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में पढ़ना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहां से क्वेश्चन आप लोगों से 100% पूछे जाते हैं। कुछ मैंने अपनी पहले डेमो में डिस्कस भी किया था कि जैसे कि आप लोगों के एसआई का जो जीएस का सिलेबस है, कितने क्वेश्चन कैसे कैसे आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और किस दिशा में हमारी तैयारी रहेगी, कैसे कैसे हम आप लोगों की जीएस को जो है कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आज हम उसी पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, एक बार जो हमने फर्स्ट क्लास में कराया था थोड़ा सा मैं आप लोगों से इसके बारे में डिस्कस कर लेती हूँ। तो अभी जो संविधान के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने उसमें देखिएगा क्या क्या किया था। तो सबसे पहले देखिएगा जो हमारा हेडिंग था वहां पर, तो बच्चों हमारा हेडिंग था कि ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, भारत में ब्रिटिश हुकूमत के दौरान, ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हुए संवैधानिक विकास को, ठीक है, हुए संवैधानिक विकास को दो चरणों में बांटा गया, विकास को दो चरणों में बांटा गया। देखिएगा भाई, क्योंकि इसमें देखिए मैंने इसमें आपको बताया कि भारत में ब्रिटिश हुकूमत, क्योंकि उस टाइम पे तो ब्रिटिश की हुकूमत चल रही थी, तो भारत में जब ये संवैधानिक विकास हुआ तो जब ये ब्रिटिश हुकूमत थी तो उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। वे दो पार्ट आप लोगों के कैसे कैसे थे अभी हम उनके बारे में देखते हैं भाई। ठीक है, वे दो पार्ट आपके कैसे थे देखिएगा। एक तो हो गया आप लोगों का, जैसे ये था आप लोगों का प्रथम चरण, ठीक है, ये आप लोगों का था प्रथम चरण, और यहाँ था आप लोगों का सेकंड, आप लोग बोल सकते हो उसको द्वितीय चरण। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया था। हमने यहाँ पे जो डिवाइडिंग लाइन जो हमने अपनी रखी थी वो हमने रखी थी यहाँ पर 1857, 1857। अब आप देखिएगा कैसे कैसे हमने यहाँ पर आप लोगों को बताया था। प्रथम चरण में क्या था यहाँ पर और द्वितीय चरण में यहाँ पर क्या था। देखिएगा प्रथम चरण में था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान भारत की जो शासनिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी, तो वो उस टाइम पर 1857 की क्रांति से पहले वो ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके हाथों में थी। ठीक है, तो प्रथम चरण था आप लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, कंपनी के शासन के दौरान। ठीक है, सेकंड वाला था आप लोगों का ताज के शासन के दौरान, ताज के शासन के दौरान। तो उम्मीद है आप लोगों को एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहा है। पहला था आप लोगों का ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, दूसरा था बच्चों आप लोगों का ताज के शासन के दौरान। तो आप देखिएगा यहाँ से जो हम अपना स्टार्ट करेंगे वो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आप लोगों का रहने वाला था कि 1773 से 1857 तक। ठीक है, 1773 से और 1857 से पहले पहले जो भी भारत की शासनिक और प्रशासनिक व्यवस्था में जो सुधार हुए, कैसे कैसे सुधार हुए, किस दिशा में सुधार किए गए, उसके बारे में हम देखेंगे। द्वितीय चरण में हम देखेंगे यहाँ पर 1857 से बाद, मतलब 1858 से 1947 तक, भारत के आजाद होने तक इसमें ब्रिटिश हुकूमत के दौरान क्या क्या यहाँ पर शासनिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो भारत के लिए की गई है। चलिएगा मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ यहाँ पर, जैसे आप लोगों को पता था कि भारत में ना पूरी तरह से ब्रिटिश हुकूमत चली हुई थी उस टाइम पर, तो ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप लोगों का 1857 की क्रांति तक, ठीक है, 1857 की क्रांति तक जो है भारत की शासनिक और प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों थी। ठीक है, राजनीतिक और जो व्यापारिक है, जो भी आपकी जो व्यवस्था थी वो सभी किसके हाथों में थी, वो थी यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में। अब जैसे यहाँ पर 1857 की क्रांति होती है तो ब्रिटिश सरकार को लगता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत की बागडोर अच्छे से नहीं संभाल रही है, और अगर ऐसे ही आगे भी अगर ऐसे ही जन आक्रोश होता रहा तो ये हमारे लिए खतरे की घंटी है। ठीक है, क्योंकि आगे क्या करेंगे, अगर जैसे 1857 की क्रांति हुई, अगर ऐसे भी आगे ही होती रही तो क्या होगा, कहीं ना कहीं भारतीय अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे हट जाएंगे। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, उसमें थोड़ा
जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए इतने, क्योंकि देखो 1773 से आप लोगों का 1947, 1773 से आप लोगों का 1947 तक है, तो आप लोगों को पता है। लेकिन हम यहाँ पर केवल चर्चा करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सारी बातें नहीं हम इस यहाँ पर करेंगे जो डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को देखिए यहाँ पर क्लियर हुआ है, मैंने आपको इसका पूरा एक बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है वो मैंने बताया। तो देखिएगा हमने इससे पहली वाली क्लास में जो डिस्कस किया था सबसे पहले, वो हमने डिस्कस किया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्या डिस्कस किया था मैंने? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। मैं एक बार आपको इसके बारे में मैं आपको वैसे बता देती हूँ, क्योंकि अभी हमारा चल रहा था यहाँ पर प्रथम चरण। क्या चल रहा था यहाँ पर हमारा? ये चला हुआ था हमारा प्रथम चरण। प्रथम चरण में हमें किन किन पॉइंटों पर ध्यान देना था? सबसे पहले तो हमारा आता था यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर? एक तो आपको ये देखना था। इसके बाद था आप लोगों का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। तो हमने इस अभी तक जो चर्चा की थी वो चर्चा की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। क्लियर? इसके बाद जो हमारा होने वाला है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा 1873 का, ठीक है, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम। एक आपको इसके बारे में चर्चा करनी है, ठीक है, आप इसे बोल सकते हो चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। इसके बाद जो आप लोगों का आएगा वो आएगा 1833 का, ये भी आप लोगों का होगा चार्टर अधिनियम। अधिनियम को ही आप लोग जो है यहाँ पर एक्ट बोलते हैं और ये आप लोगों का चार्टर ही होगा, ठीक है। तो जैसे आप इसे इंग्लिश में लिख सकते हो यहाँ पर चार्टर एक्ट, ठीक है, 1833 का आप लोगों का चार्टर एक्ट ही आप लोगों का यहाँ। तो आपको अभी इनके बारे में इसमें देखना है, क्लियर। इसके बाद देखिएगा फिर आपको इसमें कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक है आप लोगों का 1853 का, ये भी आप लोगों का अगेन चार्टर एक्ट होगा। 1853 का ये भी आप लोगों का चार्टर अधिनियम ही होगा, चार्टर अधिनियम, ठीक है। इसमें हमने बात की थी अभी तक अपने पहले पॉइंट के बारे में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। तो ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सबसे पहला ये अधिनियम था, सबसे पहला ये एक्ट था। इस एक्ट के दौरान क्या क्या किया गया आप लोगों को पता है कि जैसे कि इसमें क्या था कि आपने सुना होगा बंगाल, ठीक है, बंगाल, बंबई और मद्रास जो एक तीनों प्रेसिडेंसी थी, तो ये तीन प्रेसिडेंसी थी अलग अलग। तो इसमें क्या किया गया, कहीं ना कहीं 1773 में जो जोर दिया गया था वो दिया गया था केंद्रीकरण की तरफ, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन करने की कोशिश की गई थी इसमें। तो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, मतलब बंगाल को बड़े भाई का दर्जा दे दिया गया था, एक प्रकार से आप ये समझ लीजिएगा इसमें, ठीक है। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ऐसे पहले व्यक्ति कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग ऐसे पहले व्यक्ति थे, ठीक है। फिर 1773 का एक जो एक्ट के अनुसार ही क्या किया गया था, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रस्ताव लाया गया था, जो आप लोगों का 1774 में जो है वहां पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे, ठीक है। क्या नाम था उनका? सर एलिजा इम्पे जो है उनका नाम था, आप लोगों से पूछा जाता है, क्लियर। तो ये बातें जो है हमने ये पढ़ी थी हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। अब हमारा स्टार्ट होगा यहाँ पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें हमारा भी स्टार्ट होता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट। देखिएगा सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इसका जो नाम है वो पिट्स इंडिया एक्ट क्यों रखा गया, क्या रीजन था कि पिट्स इंडिया एक्ट
ब्रिटिशों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं अभी भी जो हमने 1773 का जो एक्ट बनाया है उसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो आप लोग एक प्रकार से बोल सकते हो कि 1773 के, ठीक है, 1773 के अधिनियम में जो कुछ आप हमारी कमियां, जो कुछ उनकी कमियां रह गई थी उनको पूरा करने के लिए या फिर उसमें सुधार लाने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। ठीक है, तो क्या किया गया इसमें? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया। अब हम इसमें बात करते हैं इन्होंने इसमें किया क्या था, क्या इंपोर्टेंट इसमें आप लोगों की बातें हैं। सबसे पहले देखिएगा, इसमें कहीं ना कहीं उन्होंने, देखो अगर आपने नाम सुना होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं निदेशक मंडल, ठीक है, निदेशक मंडल। तो निदेशक मंडल का काम क्या होता था? निदेशक मंडल जो है ये राजनीतिक और व्यापारिक, ये जो है राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को संभालता था। पॉइंट क्लियर है ना? जो आप लोगों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था, निदेशक मंडल जिसे आप लोग बोलते हो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये भारत के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को संभालता था। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, जब इसमें सुधार मतलब इसकी कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसी के ऊपर स्थापना की नियंत्रक मंडल की। ठीक है, तो किसकी स्थापना की? नियंत्रक मंडल की, इसी के ऊपर स्थापना कर दी उन्होंने नियंत्रक मंडल की। तो इसमें क्या किया गया, निदेशक मंडल से आप लोग किसे बोलोगे यहाँ पर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो ये है आप लोगों का बोर्ड ऑफ कंट्रोल, क्योंकि नियंत्रक मंडल ही हो गया, आप इसे नियंत्रण भी बोल सकते हो। तो इस निदेशक मंडल के ऊपर स्थापना की गई है नियंत्रक मंडल की। एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। तो जैसे यहाँ पर निदेशक मंडल जो है ये राजनीतिक और व्यापारिक कार्य संभाल रहा था। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, निदेशक मंडल से राजनीतिक कार्यों को, निदेशक मंडल के हाथों से राजनीतिक कार्यों को लेकर सीधे नियंत्रक मंडल के हाथों में दे दिए। ठीक है, अब जो आप लोगों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था ये केवल व्यापारिक कार्यों को ही संभालता था। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो केवल व्यापारिक कार्यों को ही संभालता था। राजनीतिक कार्य किसके हाथों चले गए थे? सीधे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में। किसके हाथों में गए थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में चले गए थे, नियंत्रक मंडल के हाथों में। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा था यहाँ पर? द्वैध शासन की शुरुआत हो रही थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है द्वैध शासन की शुरुआत हो रही थी, तो ये इनको कमी लग रही थी यहाँ पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट अब ये फैक्ट है, आप लोगों से पूछा जाता है कि निदेशक मंडल से राजनीतिक जो है ये जो कार्य है ये किसके हाथों में सीधे सीधे सौंपे गए थे, या फिर निदेशक मंडल के ऊपर किसकी स्थापना की गई थी? तो नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो 1784 के पीटर्स इंडिया एक्ट में तो आप लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है। ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हुआ। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट हम इसी में देखते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, अब जो इसके साथ जो हमारा दूसरा होगा, यहाँ तक तो इतना क्लियर है, इससे ज्यादा आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इससे ज्यादा आप लोगों को इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। एक बार हम देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। जैसे कि हम यहाँ पर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ रहे थे, तो उसके बारे में हमने यहाँ पर देखा है कि जो पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उसको पूरा करने के लिए लाया गया था। पिट्स नाम इसको इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स थे। ठीक है, फिर दूसरी बात हमने इसमें देखी थी कि जो यहाँ पर आप लोगों का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता था वो जो है यहाँ पर राजनीतिक और व्यापारिक कार्य संभालता था, तो उसके ऊपर जो है स्थापना की गई थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। ठीक है, तो सीधे कोर्ट ऑफ जो आप लोगों का डायरेक्टर है उसके हाथों से राजनीतिक कार्य लेकर किसके हाथों में सौंप दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर द्वैध शासन की स्थापना की गई है। ठीक है, अब थर्ड हमारा पॉइंट यहाँ पर आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। चार्टर अधिनियम पॉइंट क्लियर है ना? 1813 का अब हमारा यहाँ पर आया है चार्टर अधिनियम। इसमें आप लोगों से क्या पूछा जाता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा भाई, इस 1813 के आप इसे इंग्लिश में बोलोगे 1813 का मतलब आप यहाँ पर बोलोगे चार्टर एक्ट। अधिनियम होता है, एक्ट होता है। ठीक है,
ब्रिटिश व्यापारियों को कार्य करने की अनुमति दे दी गई। ठीक है, जो कुछ ब्रिटिश व्यापारी थे उनको जो है यहाँ पर कार्य करने की अनुमति दे दी गई। क्लियर। इसके बाद आप लोग देखिएगा कि जो सीधे कंपनी से जो है जो ब्रिटिश कंपनी थी उससे सारे एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ब्रिटिश कंपनी से सभी एकाधिकार को जो जिसके ऊपर उनका अधिकार रहता था सभी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, किसे छोड़कर? केवल चाय का एकाधिकार, चाय का जो एकाधिकार है ये कंपनी के हाथों ही था। ठीक है, जो चाय वाला एकाधिकार था ये केवल कंपनी के हाथों में ही था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि जो चाय का एकाधिकार था वो ब्रिटिश कंपनी के हाथों में ही रहा था, उन्हीं के कंट्रोल में ही था। तो ये किस एक्ट के तहत था? तो देन आप लोग मुझे आंसर दोगे यहाँ पर 1813। ठीक है, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। चलेगा, अब नेक्स्ट देखिएगा, जितनी भी जो मैं आप लोगों को पॉइंट बता रही हूँ ना केवल यही इंपोर्टेंट है, बाकी तो देखो सार है भाई, जितना आप लोग पढ़ोगे वैसे तो इतना ही कम है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए यही इंपोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट हम बात करेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम ठीक है, 1833 का चार्टर अधिनियम। अब ये किस जो आप कौन से पॉइंट के लिए आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट है? जो आप लोगों का 1833 का चार्टर अधिनियम है। जैसे आप लोग देखते आ रहे थे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यहाँ पर क्या किया था कि जो सेंट्रलाइजेशन जो है उस पर जोर दिया गया था। तो 1833 तक आते आते जो केंद्रीकृत था, ठीक है, जो आप लोगों का केंद्रीकृत था, तो 1833 तक आते आते वो अपने चरम पर हो गया था। ठीक है, वो अपने चरम पर हाई लेवल पर हो गया था, आप एक प्रकार से बोल देते हो। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, फिर ये जो सेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो यहाँ से टूटनी स्टार्ट हो जाती है, फिर कहीं ना कहीं विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाता है, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों का जो होता है सेंट्रलाइजेशन की जो यहाँ पर 33 पर आते आते चरम पर होती है। 1773 से स्टार्टिंग होती है और 1833 तक चरम पर है। उसके बाद जो है विकेंद्रीकरण स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि जो ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो शासनिक प्रशासन जो व्यवस्था चल रही थी उसमें जो केंद्रीकरण की जो व्यवस्था है वो किस एक्ट के तहत अपने चरम पर थी, तो किसके तहत आप लोग बताओगे? 1833 के तहत जो है ये अपने चरम पर थी। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया, ऐसा क्या इसमें किया था? तो इसमें देखिएगा भाई, इसमें इन्होंने किया था जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ना भाई, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट में इसको यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि एग्जाम में पूछे जाने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन। तो बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बात समझ में आ रही है ना? बंगाल का जो गवर्नर जनरल था ना उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। तो कर दिया ना इसको सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकृत कर दिया ना, उन सभी को एक ही के अधीन लेकर आ गए, अलग अलग तो नहीं, भी उनको बिखेरा गया। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे से क्लियर है ना? तो चलेगा, अब हम इसमें आगे सबसे पहले इंपोर्टेंट जो फैक्ट है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं वो फिर कौन थे वे व्यक्ति जिनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उनका नाम क्या था भाई? यहाँ पर उनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भाई उनका नाम था। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें
आप लोगों से एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो मैंने आपको 1773 में बताया था बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के पहले गवर्नर, देखो दूसरा तीसरा तो पूछता नहीं है, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। तो क्या थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। 1833 में जो है केंद्रीकरण की जो प्रक्रिया है, सेंट्रलाइजेशन था वो अपने चरम पर था। इसमें क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, बेंटिक था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये बात आप लोगों को याद रहेगी। ठीक है, चलिएगा अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। जो आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, अब आप इसमें देखोगे क्योंकि ये तो यहाँ पर इसमें मतलब अपने चरम पर था। तो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी से इनकी विधायिका और कार्यपालिका की शक्तियों को छीन लिया। ठीक है, की शक्तियों को आप एक प्रकार से बोल सकते हो छीन लिया गया या वंचित कर दिया। बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को इनकी विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों से इनको क्या किया, यहाँ पर वंचित कर दिया गया। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ यहाँ पर। तो अभी हम देखते हैं हमने 1833 में क्या क्या इंपोर्टेंट हमने फैक्ट पढ़े। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों का 1833 का चार्टर, जो आप लोगों का अधिनियम है। इसमें हमने पढ़ा है कि यहाँ पर जो है सेंट्रलाइजेशन की जो प्रक्रिया थी वो अपने चरम पर थी और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो पहले व्यक्ति कौन थे इसमें, तो पहले व्यक्ति थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, और दूसरे जो इसमें सबसे बड़ा जो बदलाव लेकर आए थे, बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है तो उनको विधायिका और कार्यपालिका जो उनकी शक्तियां थी उनसे वंचित कर दिया गया, या उनसे विधायिका और कार्यपालिका की जो शक्तियां थी वो छीन ली गई। तो यहाँ पर क्या हुआ आप लोगों का ये, तो आप लोग बोलोगे कि जो सेंट्रलाइजेशन की प्रक्रिया थी वो अपने चरम पर थी। तो उम्मीद है आप लोगों को 1833 का चार्टर जो अधिनियम है ये भी आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गया। चलिएगा अब हम यहाँ पर बात करेंगे 1853 की। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है 1853 का भी। इसके बाद हमारे स्टार्ट हो जाएगा दूसरा चरण 1853 वाला। हम पढ़ते 1853 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी आप इसे ऐसे बोलोगे, चार्टर एक्ट। ठीक है, तो आप लोगों का ये क्या हो जाएगा 1853 का चार्टर अधिनियम। संवैधानिक विकास की दृष्टि से तो ये काफी इंपोर्टेंट रहा है। ठीक है, 1853 का चार्टर अधिनियम है ये हम बोलेंगे कि संवैधानिक दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। अब इसमें आप लोगों को कौन सी बातें यहाँ पर याद रखनी है वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। इसमें क्या किया गया, जो सिविल सेवाएं आप लोगों की होती है, ठीक है, जो सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो सिविल सेवाओं की परीक्षा का इसमें खुली सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन इसमें कराया गया। ठीक है, सेकंड जो है सिविल सेवा परीक्षा में सुधार लाने के लिए एक समिति बनी गई, मतलब एक कमेटी गठित की गई। आप लोगों से उसका नाम पूछ लिया जाता है, उसका नाम है मैकाले। ठीक है, मैकाले समिति। आपसे पूछा जाता है कि मैकाले समिति किससे संबंधित है, तो आप लोग आंसर करोगे कि ये संबंधित है सिविल सेवा में सुधार लाने के लिए। तो चलिएगा अभी सिर्फ आप लोगों को इसमें दो ही फैक्ट यहाँ पर याद रखनी है, ज्यादा आपको फैक्ट इसमें याद नहीं रखनी है। तो इसमें तो आप लोग इसमें बोलोगे कि जो ये है विकास की दृष्टि से जो ये अधिनियम है काफी इंपोर्टेंट है, ये ज्यादा इसमें आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता, सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। क्लियर। सेकंड इसमें फिर क्या इंपोर्टेंट है, मैंने आपको बताया था सिविल सेवा में सुधार लाने के लिए, सिविल सेवा में
सुधार लाने के लिए, सिविल सेवा में सुधार लाने के लिए मैकाले समिति का आयोजन कराया गया। मैकाले समिति का आयोजन कराया गया। ठीक है, तो आज हमने अपना जो इसमें कंप्लीट किया है वो हमने फर्स्ट पार्ट जो है अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक है, भारतीय संविधान का जो है ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो जो संवैधानिक विकास को हमने जो 2 चरणों में बांटा था, तो उसका जो हमारा फर्स्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, 1784 का पीटर इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का अगेन चार्टर अधिनियम, 1853 का अगेन चार्टर अधिनियम। इसके बाद फिर क्या होगा, 1857 में ब्रिटिश मतलब 1857 में क्या होता है कि 1857 की क्रांति होती है, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हो। उसके बाद जो सीधे है ब्रिटिश कंपनी जो है इनके हाथों से भारत की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था को ताज के हाथों में सौंप दी जाती है, और वहां की जो महारानी होती है उसका नाम होता है महारानी विक्टोरिया। तो वो वहां पर काम कैसे किया जाएगा, कौन उसकी बागडोर संभालेगा, कैसे कैसे होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हमने स्टार्ट किया है प्रथम जो आप लोगों का चरण था, फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया है। कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हो, और अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, आप लोगों को अपना फीडबैक जरूर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।